गुड आफ्टरनून बेटा। हमने 2 चैप्टर्स आपको पढ़ाए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक चैप्टर हमने आपको फिनिश किया लाइफ प्रोसेस। हो सकता है कि एक टेस्ट आपका पूरे साइंस का ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपने कितना बैकअप लिया। एक टेस्ट आपको मिलेगा। जहाँ तक स्कूल ओपन होने की बात है तो 15 अगस्त के बाद जैसी सिचुएशन होगी कोविड-19 की, इसके बाद स्कूल खुलने का डिसीजन होगा। लेकिन उन्हीं लोगों को होगा जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं, किसी कारणवश उनके पास टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं थी या नेट फैसिलिटी नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को ही किया जा सकता है कि वो स्कूल आए। और जिनके पास हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में ही चलेंगे, क्योंकि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, एक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके। चूँकि आपके 40% सिलेबस हो सकता है कि कट हो जाए, आपको एक हफ्ते या 10 दिन बाद, 5 दिन बाद एक नया सिलेबस आपको मिलेगा। तो हम आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं, जो बीच के चैप्टर में हो सकता है वो कट जाए। मैंने कहा कि बायोलॉजी की जहाँ तक बात है कि वो हाउ टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म, ये कट सकता है, और इन्वायरमेंट कट सकता है। 2 से 2.5 चैप्टर यहाँ पे हटाए जाएंगे। तो नया करिकुलम आपके लिए मिलेगा, क्योंकि क्लासेस आपको कम मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए क्लास जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको आप पढ़ें, नोट्स डेवलप करें, जो नहीं आता उसको पूछिए। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात है। तो हेरिडिटी में हेरिडिटी है क्या, हेरिडिटी के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि दोज टाइप ऑफ करेक्टर विच आर इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, माने माता पिता के जो करेक्टर हैं, अगर जो संतानों में जाते हैं, जो प्रोजनी में जाते हैं, जो उनके डॉटर्स में या उनके जो है सन्स में जाते हैं, उस करेक्टर को कहा जाता है दिस इज ए काइंड ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी पर जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ अप्रॉक्सीमेट 19th सेंचुरी में या 1900 में शुरू हुआ। तो उस पर पहले चार्ल्स डार्विन, AI वेज़मान, बहुत से वर्कर आए। तो हेरिडिटी के बारे में कहा गया कि द हेरिडिटी इज ए काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ करेक्टर विच आर इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नोन एज द हेरिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ये कहा जाता है कि मेंडल पब्लिश द लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल हेरिडिटी के बारे में जानते थे। मेंडल्स को बाद में कहा गया कि दे आर नोन फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल अप्रॉक्सीमेट मेंडल 1822 में उनका दे आर बॉर्न इनटू द जर्मनी, वियना, ऑस्ट्रिया। एंड इन 1857 में वो जर्मनी के शहर बर्न में एक चर्च था, उस चर्च में उनको मॉन्क की पदवी मिली। उन्होंने BSc बायो इन ग्रेजुएशन किया था। तो इनको वहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ के जो चर्च यार्ड में जो लैंड थी उसमें उन्होंने पाइसम, सटाइवम, स्वेट पी या गार्डन पी की क्रॉप ग्रो कराई थी। उसमें उसने क्या किया कि उनके बीच उसने कुछ क्रॉस कराया, पॉलिनेशन कराया, इंड्यूस पॉलिनेशन के द्वारा। उसने देखा कि वहाँ पे फ्लावर कलर, सीड शेप और साइज में कुछ चेंज आए। तो मेंडल ने कहा इट इज़ ए काइंड ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जो करेक्टर उसके पेरेंट्स में है वो करेक्टर उसकी प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसने लॉ ऑफ हेरिडिटी पब्लिश किया। लेकिन चूंकि उसमें मेंडल्स की वर्क को लोगों ने अटेंशन पे नहीं किया, मेंडल की डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट, एक था कोरेंस, एक साइंटिस्ट था टेस्मार, और तीसरा साइंटिस्ट था ह्यूगो डी व्रीज। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल्स के लॉ को फिर इवेल्युएट किया, और उस इवेल्युएशन के दौरान उनको एक लॉ और मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेस। अभी तक मेंडल्स के पहले 2 लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में था। तो मेंडल ने जो वर्क किया पाइसम, सटाइवम पे वर्क किया। बात आती है कि एक साइंटिस्ट था WM वेटसन, उन्होंने एक बायोलॉजी में ब्रांच इस्टेब्लिश किया, एक टर्म यूज़ किया हेरिडिटी के लिए, जिसको कहा गया जेनेटिक्स। तो मेंडल को कहा गया, मेंडल चूँकि फाउंडर थे जेनेटिक्स के, हेरिडिटी के, इसलिए हेरिडिटी को ही जेनेटिक्स कहा गया। लेकिन दोनों चीज़ों में आइसोलेशन है। जेनेटिक्स मीन्स दोज टाइप ऑफ करेक्टर आर इनहेरिट जनरेशन टू जनरेशन
विच कैरी बाई ए जीन नोन एज द जेनेटिक्स। तो मेंडल को कहा गया कि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटसन को कहा गया कि बेटसन इज ए मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। टी.एच. मार्गन को कहा गया टी.एच. मार्गन इज द एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने पी को क्यों सेलेक्ट किया, स्वीट पी पर क्यों एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कुछ रीज़न है। क्योंकि पी आर एनुअल प्लांट्स, एनुअल मीन जिसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करेक्टर थे, 7 पेयर करेक्टर थे। और सेल्फ पॉलिनेशन नेचर था इनका, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। शॉर्ट लाइफ स्पान और बाइसेक्सुअल नेचर, इस मेल और फीमेल प्लांट एक ही फ्लावर में पाए गए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ टर्म यूज़ किए हैं, जैसे बेटा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, किसी एलील का वह एक्सटर्नल एक्सप्रेशन जिसको हम अपनी आई से, अपने सेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वह एक प्रकार का फिनोटाइप है। जैसे आवर हेयर ब्लैक, तो या किसी प्लांट्स की हाइट टाल है, कोई प्लांट ड्वार्फ है, कोई प्लांट सीड रेड कलर का है, येलो कलर का है, कोई जो ग्रीन कलर का है, लीफ ग्रीन कलर की है, तो ये चीज़ आपको दिखती है, आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं, वह फिनोटाइप है। अब किसी भी एलील या जीन का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कि हमारे जो ब्लैक हेयर कलर हैं या रेड फ्लावर जो है उसको, रेड करेक्टर को ले जाने वाले जीन है या एलील हैं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसको कहा जाता है कि इट इज ए काइंड ऑफ जीनोटाइप। होमोजाइगस क्या है, किसी एलील के पेयर में जब सिमिलर टाइप के एलील हो, कैपिटल टी टी, कैपिटल स्मॉल टी टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इट इज ए काइंड ऑफ होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है, किसी भी एलील के पेयर में अगर 2 टाइप के एलील हैं, डिसिमिलर टाइप के, उसको बोलते हैं ये हेट्रोजाइगस है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो 2 टाइप के गैमेट्स आपको बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई में कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 टाइप के। तो उसी प्रकार से जैसे मेल क्या होते हैं, फीमेल होमोजाइगस होती हैं, उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल आर हेट्रोजाइगस, मेल आर हेट्रोजाइगस, दे कंटेन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक वर्ड इसके उसमें एलील क्या है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो एलील होते हैं वह अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, जीन के दूसरे रूप होते हैं। ठीक है, तो इसको जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है उसको आप कॉपी पे मेंशन कर लेंगे हुबहू। अब मेंडल्स का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस और रेसेसिव, मैंने कहा कि ये मेंडल्स का लॉ नहीं था, इसको कोरेंस, ट्रेसमार्क और ह्यूगो डे व्रीज ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को जो री एवेल्युएट किया उसके दौरान ये लॉ आया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस रेसेसिव में क्या कहा गया कि व्हेन क्रॉस अकर इन बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट एलील, then in F1 generation which allele express himself is known dominance, otherwise recessive। इसके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, when cross occur one pair contrast allele, then in F1 generation which allele express himself known dominance। ठीक, वाया रेसेसिव मीन्स जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। इसका एग्जाम्पल जरा दे देते हैं। पी का एक रेड फ्लावर है, उसके लिए एलील है कैपिटल आर आर, ये क्रॉस कराया गया वाइट फ्लावर पी प्लांट का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैमेटोजेनेसिस हुई, तो कैपिटल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर यहाँ से आएगा,
ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन में क्या हुआ कि ये फ्लावर हमें फिनोटिपिकली कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेड करेक्टर डोमिनेंस है। अगर वाइट आता तो यहाँ पे वाइट करेक्टर डोमिनेंस होता, लेकिन आर जब डोमिनेंस हो गया तो उसने स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। जैसे हमारे क्लासरूम में भी होते हैं, कभी कुछ बच्चे कहते हैं डोमिनेंट होते हैं, उनकी बातों को सब फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो हर आदमी के पास कुछ डोमिनेंट एलेल्स होते हैं, कुछ के पास रिसेसिव एलेल होते हैं। अब क्या यह लॉ ऑफ डोमिनेंस रिसेसिव हर माने में सही है? ज़रा हम देखते हैं इसका दूसरा रो पूछा जाता है एग्जाम में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या आपकी एनसीईआरटी में इसी को कहा जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब देखिए इसमें क्या किया कि टी.एच. मॉर्गन ने कुछ प्लांट सेलेक्ट किया, सॉरी बेटसन ने मिराबिलिस जलापा एक प्लांट था, एंथ्रीमियम मैजस। उसने क्या किया कि इसके रेड फ्लावर ले, जैसे सेम टू सेम लाया डोमिनेंस में किया, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया। तो F1 जनरेशन में उसने देखा कि यहाँ पर नाइदर रेड नाइदर वाइट आर एक्सप्रेस हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे रेड भी डोमिनेंट है, वाइट भी डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में न रेड डोमिनेंट हो रहा है, न वाइट डोमिनेंट हो रहा है। तो F1 जनरेशन में जो ये फ्लावर कलर हो गया वो क्या हो गया बेटा, पिंक। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव आर नॉट यूनिवर्सल। कहीं कहीं ये लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि व्हेन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट एलील क्रॉस इन बिटवीन देम, देयर इन F1 जनरेशन नाइदर रेड और वाइट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इज नॉन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंड मैंने होता मास्क करना, छिपा देना। तो ये इसको क्या किया, मास्क कर देता है। जब इसके करेक्टर को मास्क कर देता है तो यहाँ पे ये करेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये मेंडल्स लॉ का डेविएशन है। ओके, अब इसका एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव का एक एप्लीकेशन हम आपको पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन सवाल पीछे दिया गया बॉक्स में कि ह्यूमन में कैसे ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है। सीरियल नंबर यहाँ पे आप लगा जाते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ और ए बी। इसके कुछ एंटीजन होते हैं, अल्फा बीटा। ओ में कोई एंटीजन नहीं, ए बी में अल्फा बीटा एंटीजन। इसके बाद इसमें एंटीबॉडी होती है,